Hi everyone. So today we are going to talk about NSAIDs. NSAIDs क्या होते हैं? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स. तो एज द नेम सजेस्ट ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं. ये इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं. अब नाउ ये इन्फ्लेमेशन को कैसे रोकेंगी? ये बेसिकली क्या करते हैं? मेनली जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं दैट इज ये इनहिबिट करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन को, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में. अगर ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट कर पाते हैं तो इन्फ्लेमेशन को भी इनहिबिट कर देंगे. बट अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे इनहिबिट करेंगे, अबाउट दैट वील स्टडी इन डिटेल. तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही करते हैं. उसके थ्रू ही मैं आपको इसकी क्लासिफिकेशन भी करवा दूँगी. सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या है, हमें क्या करना है, बेसिकली हमें प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करवाना है. अब प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कराने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा प्रोस्टाग्लैंडिन बनता कैसे. हमारे पास क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन की जो फॉस्फोलिपिड होती है, जैसे ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, वी नो दैट हमारे पास मेम्ब्रेन की ऐसे करके बाइलिपिड लेयर होती है. ठीक है, तो ये बेसिकली बाहर होता है. दिस इज़ नॉट इनसाइड, ये बाहर की साइड हम ड्रॉ करेंगे. दिस हेड इज़ टुवर्ड्स आउटसाइड एंड दिस वन इज़ टुवर्ड्स इनसाइड, और यहाँ पर हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है. तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, दिस फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन, इट इज़ गोइंग टू गेट कन्वर्ट इनटू, दिस फॉस्फोलिपिड इज़ गोइंग टू गेट कन्वर्ट इनटू राकेडोनिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम. एंजाइम का नाम क्या है, फॉस्फोलाइपेज. तो फॉस्फोलाइपेज एंजाइम की हेल्प से क्या होगा, ये फॉस्फोलिपिड जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फॉस्फोलिपिड जो है इट इज़ गोइंग टू गेट कन्वर्ट इनटू राकेडोनिक एसिड. ठीक है, ये राकेडोनिक एसिड क्या करेगा, इसके फर्दर ये दो चीज़ें सिक्रीट करता है. एक ये करता है लॉक्स, जिसे हम कहते हैं लाइपो ऑक्सीजनेस. दूसरा ये करता है कॉक्स, जिसे हम कहते हैं साइक्लो ऑक्सीजनेस. इस चैप्टर में मतलब किससे है, सिर्फ कॉक्स से. हमें लॉक्स से कोई मतलब नहीं है, लॉक्स को ही सिक्रीट करता है, बट हम एनसेड्स में सिर्फ कॉक्स का मैकेनिज्म पढ़ेंगे. तो हमारे पास क्या होता है, हमारा जो राकेडोनिक एसिड है ये कॉक्स को सिक्रीट कर रहा है. अब कॉक्स की भी फर्दर दो आइसोफॉर्म है, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2. ठीक है, कॉक्स 1 क्या कर रहा है, ये बेसिकली हमारा बना रहा है थ्रोम्बो, एक हमारा TXA2 हमारा होता है थ्रोम्बोक्सिन. हमारा थ्रोम्बोक्सिन क्या होता है, दिस इज़ एन एंजाइम विच इज़ यूज्ड इन प्लेटलेट वाले जो रिएक्शन होते हैं, जो हमारा होता है प्लेटलेट करवाता है, ये हमारा प्लेटलेट को एग्रीगेट करवाता है. तो थ्रोम्बोक्सिन इज़ इन्वॉल्व इन प्लेटलेट, उसका प्रोडक्शन करेगा. सेकेंडली प्रोस्टाग्लैंडिन्स का भी प्रोडक्शन करेगा. यहाँ पे जो कॉक्स 2 है वो भी क्या करेगा, हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स का प्रोडक्शन करेगा. बट ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ये मेनली क्या कर रहे हैं, ये वाले जो कॉक्स 2 ने जो प्रोड्यूस किए हैं ये मेनली इन्फ्लेमेशन करवा रहे हैं. सो अगर हम देखा जाए तो हमारा जो मेन हमारा अफेक्ट होना चाहिए, हमारा जो मेन टारगेट होना चाहिए वो कॉक्स 2 होना चाहिए. कॉक्स 1 को भी हम इनहिबिट करेंगे, तो हमारा मेन टारगेट कॉक्स 2 होना चाहिए. अब हम क्या करेंगे, कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को इनहिबिट करवाएंगे, क्योंकि अगर हमने इनको इनहिबिट करवा दिया तो प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन इनहिबिट हो जाएगा. प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो गया तो क्या होगा, हमारा इन्फ्लेमेशन हो नहीं पाएगा. इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ तो एंटी इन्फ्लामेटरी अफेक्ट हमें दिखेगा. और वही तो एनसेड्स का मतलब क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी, जो इन्फ्लेमेशन को रोक रहे हैं. तो इन्फ्लेमेशन कैसे रुकेगी, इन्फ्लेमेशन ऐसे रुकेगी कि आप प्रोस्टाग्लैंडिन्स के फंक्शन को रोक दो. प्रोस्टाग्लैंडिन के फंक्शन कैसे रुकेंगे, आप कॉक्स को इनहिबिट कर दो, क्योंकि कॉक्स ही तो बना रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन. हमारे पास क्या है, मेनली हम कॉक्स 2 पर ज़्यादा ध्यान देंगे, हम कॉक्स 1 को भी इनहिबिट कर देंगे, क्योंकि कॉक्स 1 में भी हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स बन रहे हैं कॉक्स 1 के थ्रू. अब इसके साथ ही वी विल टॉक अबाउट इट्स अदर फंक्शंस एज वेल. जैसे कि मैंने आपको बोला कि TXA2 भी बन रहा है कॉक्स 1 के द्वारा, जो कि किसमें, थ्रोम्बोक्सिन किसमें इन्वॉल्व होता है, ये हमारा ये हमारा प्लेटलेट फॉर्मेशन में, मतलब कि जैसे प्लेटलेट एग्रीगेशन में आप बोल सकते हो, क्लॉट बनाने में हमें हेल्प करता है. तो प्लेटलेट एग्रीगेशन में इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल.
तो अगर ये भी इनहिबिट हो जाएगा, देखो जब हम इस COX-1 को इनहिबिट कर रहे हैं तो इसके साथ साथ तो ये भी इनहिबिट हो जाएगा, राइट। जब ये भी इनहिबिट हो गया तो हमारा क्या होगा, प्लेटलेट भी एग्रीगेट नहीं होंगी। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ साथ कौन सा अफेक्ट शो कर रहा है, NSAIDs, इट इज़ ऑल्सो शोइंग द इफेक्ट ऑफ एंटी प्लेटलेट इफेक्ट। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ साथ पहले तो एंटी इन्फ्लेमेटरी था फर्स्ट, अभी एंटी प्लेटलेट इफेक्ट भी शो कर रहा है, बिकॉज व्हेन इट वाज इनहिबिटिंग द COX-1 it also inhibited the production of thromboxane, which is responsible for the effect of platelet aggregation। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन भी इनहिबिट हो गया, ठीक है। ये हमारी दो फंक्शंस हो गए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारा कवर हो चुका है। हमारे फंक्शंस में हम लोग लिख देंगे इनका कि इट एक्ट्स एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में यूज़ आता है, इट इन्वॉल्व्स इन एंटी प्लेटलेट इफेक्ट में इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो एनाल्जेसिक, इट इज़ ऑल्सो एनाल्जेसिक। जो भी इन्फ्लेमेशन के कारण पेन वगैरह होता है उन सब को रिलीव करने में भी ये हेल्प करता है। उसके अलावा एंटी पायरेटिक इफेक्ट भी है। देखिए एंटी पायरेटिक इफेक्ट और जो हमारा होता है एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है, इसमें डोज जो है बहुत कम लगता है। डोज क्या है, कम लगता है। एस्पिरिन में मेनली देते हैं, एस्पिरिन का डोज काफ़ी कम लगता है, वेयरएज एंटी इन्फ्लेमेटरी में डोज थोड़ा ज़्यादा लगता है। हाई डोज पे वो इफेक्ट देखने को हमें मिलता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि चलो हम लोग कहते हैं कि ठीक है प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर रहा है, ओके हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट शो कर रहा है। क्या प्रोस्टाग्लैंडिन का और कोई फंक्शन नहीं है? प्रोस्टाग्लैंडिन के तो हमने कितने सारे फंक्शन पढ़े हुए हैं, एंड इस चैनल पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी प्रोस्टाग्लैंडिन के फंक्शंस के ऊपर। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है और भी फंक्शंस कर रहा है, जैसे कि वो हमारी जो GIT है, हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोजा को वो क्या कर रहा है, वो उसको बना रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। वो हमारा GIT को भी उसके मतलब हेल्दी रखने में इन्वॉल्व है। तो अगर ये प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो जाएगा, अगर ये इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होंगे, अल्सर्स ईजिली हो जाएंगे, गैस्ट्रिक अल्सर्स होने के चांसेस हैं। ये पॉइंट आप कहाँ पे रखोगे, ये पॉइंट आप लिखोगे इसके एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन या फिर एडवर्स इफेक्ट में आप लिखोगे कि हाँ इससे क्या हो सकता है, इससे गैस्ट्रिक अल्सर्स हो सकते हैं। जो म्यूकोजा है वो ठीक से वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगी, तो वो सब के कारण क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर यहाँ पे हो सकते हैं। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एंटी प्लेटलेट इफेक्ट भी कर रहा है, ये थ्रोम्बोक्सिन को इनहिबिट कर रहा है, तो इट कैन ऑल्सो कॉज हैवी ब्लीडिंग। तो ये भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी कर सकता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग भी ये कर सकता है। जब ये प्लेटलेट को एग्रीगेट ही नहीं होने देगा तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग बढ़ेगी। अदर एडवर्स इफेक्ट आर लाइक हाइपरसेंसिटिविटी, स्किन रैशेस, जो मेनली फार्मा में पढ़ते रहते हैं, तो वो हमारे इसके अदर एडवर्स इफेक्ट में आ जाते हैं। सो दैट वाज अबाउट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ NSAIDs. So guys, this was about the basics of NSAIDs. In the next video I'll be talking about aspirin in detail. So thank you so much for watching my video. Bye.